हसीन थी, इसीलिए रात तैयार होकर सड़क पर खड़ी हो जाती। जो ही कोई गलत नियत से मेरे पास आता, मेरे भाई उन्हें डूब लेते। इस तरह हम लाखों कमाते। एक दिन मुझे सड़क पर देखकर एक औरत ने गाड़ी रोकी। जो ही भाई उसे लूटने लगे, उसने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हें हर रोज 5 लाख दूंगी अगर ये लड़की मुझे दे दो। ये कहते ही उसने पैसों से भरा बैग भाई को दे दिया। भाई ने लालच में मुझे उस औरत के साथ भेज दिया। मैं खौफजदा थी, पर जान निकलने लगी जब वो मुझे सख्त खाने ले गए और बर्फ अपनी तैयारियों में मगन थी। मैंने अपना सबसे प्यारा जोड़ा निकाल कर पहना और हल्के फुल्के मेकअप में मसरूफ हो गई। मेरी तैयारी मुकम्मल हुई तो मैंने आईने पर एक नजर डाली। आईने में अपना अक्स देखकर मेरा दिल खुशी से भर गया था। मैं बेइंतहा खूबसूरत दिखाई दे रही थी। अपनी बलाएं खुद ही लेती। मैंने बिस्तर पर पड़ा दुपट्टा उठाकर शानों पर फैलाया और घड़ी पर एक नजर डाली। रात का 1 बज चुका था। मेरे काम का वक्त शुरू हो गया। मैं फौरन कमरे से बाहर निकल आई और सहन में बैठे अपने दोनों भाइयों पर एक नजर डालकर घर का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई। मेरा रुख बड़ी सड़क की तरफ था। इर्द गिर्द का इलाका काफी सुनसान था, जबकि सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियां बड़ी तेज रफ्तारी से गुजर रही थी। मैं सड़क से जरा दूर कच्चे रास्ते पर गामजन थी ताकि मुझ पर किसी की नजर न पड़े। मिलाकर मैंने एक सुनसान जगह को चुन लिया और वहां खड़े हो गई। अब मेरी नजर सामने से आती गाड़ियों पर थी। कुछ ही देर में मुझे एक नौजवान मोटरसाइकिल पर अकेला आता दिखाई दिया। मैं फौरन कुछ आगे को होकर खड़ी हो गई ताकि उसकी नजर मुझ पर पड़ सके। वो कुछ करीब आया तो मैंने एक अदा से इशारा देकर उसे रोका। वो फौरन अपनी बाइक रोककर मेरी तरफ आ गया। उसने मेरे इर्द गिर्द का जायजा दिया और किसी को ना पाकर मुतमईन हो गया। अब उसने ऊपर से लेकर नीचे तक मेरा बगौर जायजा दिया। कितना लेगी एक रात का? वो बोला तो मैं गाल पर उंगली रखकर सोचने की अदा खड़ी करने लगी। ये मेरे भाइयों को मेरा इशारा था, जो कुछ ही दूरी पर एक दरख्त के पीछे छुपे खड़े थे। मैंने उस आदमी को अपनी अदाओं और बातों में ऐसा उलझाया कि उसे मालूम ही न हुआ कि कब मेरे भाई दरख्त की ओर से निकलकर उसके सर पर पहुंच गए और उसकी कनपटी पर पिस्तौल रख दिया। मेरा नाम अंबर है। मेरे खानदान में मेरे अलावा मेरे 4 भाई थे। माँ बाप का इंतकाल कब हुआ मुझे कुछ मालूम न था। मेरे 2 भाई मेरे साथ बहुत अच्छे और प्यार मोहब्बत करने वाले थे, जबकि बाकी 2 भाई उखड़े मिजाज, सख्त और गुस्से वाले थे। वो मुझसे ज्यादा बातचीत करना पसंद न करते, बल्कि उनका आपस में उन 2 भाइयों से भी झगड़ा रहता जो मुझसे हमदर्दी और मोहब्बत से बात करते थे। मैं अपने भाइयों के रवैये पर हैरान थी और मुझे इन 2 भाइयों के उखड़े रहने की वजह भी समझ न आती। हम सब बहन भाई ऊपर नीचे के थे। हमारी उम्र में ज्यादा फर्क न था। मुझसे बड़े 2 भाई मेरे साथ ही घर में रहा करते। वो कोई काम धंधा नहीं करते थे, बल्कि लूट मार किया करते थे। मैं इस मकसद में उनका पूरा पूरा साथ देती। मैं तैयार होकर बाहर सड़क पर निकल जाती। लोग मेरी तरफ मुतवज्जा होते। जो भी मेरी तरफ चला आता वो मेरे भाइयों की पकड़ में आ जाता। मेरे भाई पिस्तौल उसकी कनपटी पर रखकर उसका सारा माल लूट लेते। अगर कभी अच्छी रकम हाथ लग जाती तो हमारी रोज परोस पार्टी चला करती। मैं अपने भाइयों से जो जो फरमाइश करती वो पूरी करते जाते। खाना पीना तो हम अक्सर बाहर से मंगवाते थे। जिंदगी में ऐश ही ऐश थे। मुझे भी अब इस काम की आदत पड़ गई थी। मुझे तो मालूम भी ना था कि ये काम मैं कितने अरसे से कर रही थी। शायद जब से होश संभाला था तब से इसी धंधे में मुलविस थी और इस धंधे में डालने वाले मेरे अपने भाई थे। अब तो मैं इतनी आदी हो गई थी कि मुझे डर भी न लगा करता और आधी रात को सुनसान सड़कों पर फेरा करती। मुझे इस काम में मजा आने लगा था और मुफ्त के पैसे भी आ जाया करते, जिससे मैं सारा दिन ऐश करती। कुछ ऐसे लोग भी मिलते जिनकी गाड़ी तो बड़ी होती मगर उनके पास से कुछ न निकलता, जबकि कभी कभार मोटरसाइकिल या पैदल चलने वालों के पास से अच्छी खासी रकम हाथ लग जाया करती। हम हर बार अपना ठिकाना बदल लिया करते थे ताकि पकड़े जाने का खर्चा कम से कम हो। हम कई सालों से ये काम कर रहे थे मगर आज तक पकड़े न गए थे। मैं तो मेकअप से ही अपना चेहरा काफी हद तक बदल दिया करती, जबकि मेरे भाई अपने चेहरे पर मास्क या रुमाल का इस्तेमाल करते जिससे उनका चेहरा छुप जाता। इस तरह हमें कोई भी पहचान न सकता। हमें ये धंधा करते हुए न जाने कितने साल गुजर गए थे। मुझसे छोटे 2 भाई कबीर और सुल्तान थे। वो दोनों किसी दूसरे शहर में पढ़ रहे थे और हॉस्टल में रहा करते। वैसे तो वो दोनों हमारे इस काम के सख्त खिलाफ थे, मगर उनकी पढ़ाई का खर्चा भी हम तीनों बहन भाई मिलकर ही उठा रहे थे। कबीर और सुल्तान की ना तो मेरे बड़े 2 भाइयों से बनती और ना मुझसे बनती।
वो आते जाते मुझे आंखें दिखाते और गुस्से से मुझे देखकर मुंह ही मुंह में न जाने क्या क्या बड़बड़ाते। मैं समझने से कासिर थी कि उन्हें मुझसे किस बात की दुश्मनी है, जबकि ये धंधा मेरे बड़े दो भाइयों ने शुरू किया था और उन्होंने मुझे इस काम में मुलव्वस किया था। खैर, मुझे भी उनकी ज्यादा परवाह न थी, क्योंकि वो हमारे साथ हमारे घर में ना रहा करते, बल्कि वो तो हॉस्टल में रहते थे और कभी कभार ही घर का रुख करते। पहले पहल तो उन्हें हमारे इस धंधे के बारे में मालूम न था, मगर फिर न जाने उन्हें आहिस्ता आहिस्ता कैसे पता चल गया। वो घर में बहुत ही कम आते। उन्होंने पिछली दफा भी 6 महीने पहले चक्कर लगाया था, जबकि इस बार तो वो दोबारा मुड़कर न आए। मुझे भी उनके वजूद के गैर मौजूदगी से कोई खास फर्क न पड़ा था, क्योंकि जब भी वो घर में होते तो घर में लड़ाई झगड़े और फसाद बरपा होता। वो हमारे हर काम में नुक्स निकालते, मेरे भाइयों को समझाने की पूरी पूरी कोशिश करते, मगर मेरे भाई के दिलों पर तो ऐसी मोहर लग चुकी थी कि उनके कानों पर छोटे भाइयों की नसीहत का कोई असर न होता और वो लोगों को लूटने के नए से नए तरीके सोचने लगते। मैं अपने भाइयों के लिए सिर्फ एक मोहरा थी। वो अपना जाल फैलाने के लिए मुझे कांटे पर लगी मछली के तौर पर इस्तेमाल करते और मैं भी खुशी खुशी इस्तेमाल हो जाया करती। आखिर अपने भाइयों के काम में साथ देना मेरा फर्ज बनता था। ये देख, मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूं। मैंने नजमा के घर में दाखिल होते ही ऊंची आवाज में बोला। वो सैन में किसी काम में मशगूल थी। मुझे देखते ही मेरी तरफ चली आई। क्या लेकर आई है, दिखा। मैंने अपनी बदमुठी खोली तो उसमें चमकता हुआ प्यारा सा ब्रेसलेट मौजूद था। नजमा ब्रेसलेट देखकर भी इंतहा खुश हो गई। उसे हाथों में रंग बिरंगी चीजें पहनने का बहुत शौक था। कल मैं बाजार से अपने लिए ब्रेसलेट लेने गई तो मैंने वैसा ही नजमा के लिए भी खरीद लिया। ये हमारी दोस्ती की निशानी है, तो वो बेतहाशा खुश हो गई। मैं चूंकि पूरा दिन फारिग होती थी, लिहाजा मैं नजमा की तरफ चली जाया करती। नजमा मेरी वाहिद सहेली थी जो हमारे मोहल्ले से कुछ फासले पर रहा करती। उसकी और मेरी दोस्ती अचानक ही हो गई थी। एक दिन मैं गली से गुजर रही थी तो मुझे ठोकर लगी और मैं नीचे गिर गई। नजमा ने आगे बढ़कर मुझे उठाया। वो मुझे छोड़ने घर तक आई। उस दिन हमारी दोस्ती की शुरुआत हो गई थी। वो भी देखने में बहुत प्यारी थी। मुझे उसके घर जाकर बहुत सुकून मिलता। उसकी माँ मुझे बिल्कुल अपनी माँ की तरह चाहती। शायद मेरी जिंदगी में माँ की कमी थी, इसीलिए मुझे उसके घर जाना अच्छा लगता था। हालांकि मेरे भाई मुझे बाहर जाने से मना करते और कहीं भी न जाने देते, मगर मैं फिर भी किसी न किसी तरह निकल ही जाती। वो खुद कौन सा सारा सारा दिन घर में टिकते थे। उनकी गैर मौजूदगी में मैं भी घर से बाहर निकल जाया करती। और मुझे कहाँ जाना था, या तो मैं बाजार जाकर चीजों की खरीदारी करती या फिर मैं नजमा के घर चली आती। मेरे भाइयों को इस बारे में कुछ भी मालूम न था कि मैं नजमा के घर जाती हूँ। नजमा अक्सर मेरे घर आ जाया करती। मेरे भाई उसे मशकूक नजरों से जरूर देखा करते, मगर मुंह से कुछ न कहते। आखिर मुझे भी तफरीह का पूरा पूरा हक था। ऐसे में एक नजमा की तरफ मैं ना जाती तो सारा दिन अकेली घर में रहकर बोर हो जाती। मुझे अपने भाइयों के रवैये पर हैरानी होती थी कि वो रात को तो मुझे गलियों में फिरने और बाहर निकलने की इजाजत देते हैं, जबकि दिन में वो चाहते हैं कि मैं घर में ही ठहरी रहूं। वो वैसे भी कुछ अजीब व गरीब थे, बल्कि हम सभी कुछ अलग किस्म की जिंदगी गुजार रहे थे। लिहाजा मैंने भी किसी भी काम पर हैरान होना छोड़ दिया था। मेरी जिंदगी शुरू से ही एक अनोखे तर्ज पर गुजरी थी। हालात जिस तरफ मुझे ले गए मैं जाती रही थी। मैंने आज तक अपने भाइयों की सभी बातें मानी। आखिर उनके सिवा मेरा था ही कौन। नजमा के घर जाने की वजह सिर्फ उसकी माँ ही नहीं, बल्कि उसका एक भाई अली भी था। अली देखने में काफी पुरकशिश था। वो शौक मिजाज रखता। वो मुझे देखते ही मेरे आगे पीछे घूमता और नजमा के साथ हंसी मजाक करके उसे तंग करता। नजमा अपनी माँ को उसकी शिकायत लगाती तो उसे डांट पड़ जाती। मैं बहन भाइयों के दरमियान नोक-झोंक की इस तमाम सूरत हाल से बहुत महजूज होती थी, क्योंकि हमारे अपने घर में ऐसा माहौल न था। अव्वल तो माँ बाप की कमी जो थी वो थी ही, जबकि मेरे भाई भी आपस में लड़ते रहते। जो दो भाई मेरे साथ काम किया करते थे उनकी भी आपस में इतनी न बनती कि एक दूसरे के साथ मजाक या छेड़छाड़ करें, या तो वो एक दूसरे से बात ही न करते और चुपचाप अपने कामों में लगे रहते, या फिर अगर बात होती तो पैसे की तकसीम पर लड़ाई और बहस ही हुआ करती। मुझे तो वो इस काम का सिर्फ 25% हिस्सा देते थे, जबकि बाकी का हिस्सा आपस में आधा आधा तकसीम कर लेते। मैं इस पर खुश थी। आखिर मेरा खर्चा ही क्या था, खाना पीना तो भाई दे आते थे। मुझे सिर्फ अपने ऊपर पैसे लगाने होते थे, और कभी बड़ी रकम हाथ लग जाती तो पैसे भी ज्यादा आ जाया करते। लिहाजा मैं इसी में खुश हुई थी
कि नजमा के घर का माहौल मुझे अपनी जाने पर तो अच्छा करता और मैं भाइयों से चोरी छुपे उसके घर चली जाती। अली की नजरों ने मुझे वाज़ेह पैगाम दे दिया था कि वो मुझे पसंद करता है, मगर मैंने अपने भाइयों के डर की वजह से अभी तक उसे कोई उम्मीद न दिलाई थी। अगर मेरे भाइयों को पता चल जाता तो वो न जाने अली के साथ साथ मेरे साथ भी क्या सलूक करते। कभी कभार आम लड़कियों की तरह मेरे दिल में भी ख्वाब जागते कि मैं भी रुखसत होकर अपने पिया देश सधारूं और अली की जिंदगी में शामिल हो जाऊं, मगर मेरे भाइयों ने तो शायद मेरी शादी न करने का मंसूबा सोच रखा था। न कभी उन्होंने मेरी शादी के मुतालिक कोई बात की और न कभी मुस्तकबिल की ऐसी कोई मंसूबाबंदी की थी। मैं हस्बे मामूल रात के अंधेरे में अपने काम के लिए निकल खड़ी हुई थी। मेरे भाई मुझसे कुछ फासले पर मेरे पीछे आ रहे थे। आज भी मैं हमेशा की तरह काफी तैयार होकर घर से निकली थी और अपनी मखसूस जगह पर जा खड़ी हुई थी। ये इलाका हमारे लिए नया था, हम इस इलाके में पहले कभी न आए थे। आज अपने घर से काफी दूर आना पड़ा था क्योंकि अब आस पास के सभी इलाकों में हमने अपनी वारदात कर डाली थी, जबकि अब हमें नए इलाके को मुंतखब करना था। मैंने अपने भाई को ये कहते सुना था कि कुछ अरसे में घर छोड़कर किसी और इलाके में घर ले लेंगे ताकि हमें रोज बरोज इतनी दूर आना जाना ना पड़े और आसपास के इलाके में अपनी वारदातें जारी रखें, जबकि मैं वो इलाका ना छोड़ना चाहती थी। मगर मैं अपने भाइयों के आगे बेबस थी। मैं उनके सामने ये कहने का हक नहीं रखती थी कि मुझे इसी जगह पर रहना है। वैसे भी उस जगह पर अब पकड़े जाने का खदशा ज्यादा था क्योंकि हमें वहां काम करते कई साल गुजर चुके थे। मैं अपनी मखसूस जगह पर जा खड़ी हुई और किसी का आने का इंतजार करने लगी। यहां मामूल से ज्यादा सन्नाटा था। इक्का दुक्का गाड़ियां भी सड़क से गुजरती दिखाई न दे रही थी। ऐसे में मुझे दूर से गाड़ी आती दिखाई दी तो मैं आगे बढ़कर खड़ी हो गई। गाड़ी मेरे करीब आकर रुकी, मगर ये देखकर मैं चौंक गई कि उसमें एक औरत सवार थी। उमूमन ज्यादातर मर्द ही मुझे देखकर गाड़ी रोका करते थे। किसी औरत ने आज तक कभी गाड़ी न रोकी, मगर आज उस गाड़ी में एक औरत को देखकर मेरा हैरान होना तो बनता था। मैं अभी इसी कश्मकश में थी कि अपने भाइयों को आने का इशारा दूं या ना दूं। वो औरत हैरानी से ऊपर से लेकर नीचे तक मेरा बगौर जायजा ले रही थी। फिर आखिर मैंने अपने कारों पर हाथ रखकर अपने भाइयों को इशारा दिया तो वो फौरन आ गए। दोनों भाइयों ने औरत को दोनों जानिब से घेर लिया और भाई ने उसकी कनपटी पर पिस्तौल रखकर उससे जो कुछ भी था खाली कर देने का इशारा किया। औरत के चेहरे पर अभी भी कोई परेशानी और फिक्र न थी, बल्कि वो हैरान नजरों से मुझे ही देख रही थी। अगर तुम इससे ज्यादा भी कमाना चाहते हो जो तुम आज लूट कर ले जाओगे तो मेरे पास तुम लोगों के लिए एक ऑफर है, उसने भाई को कहा। तो भाई ने हैरानी से उस औरत की जानिब देखा था। मैं तुम्हें हर रोज 5 लाख रुपए दूंगी अगर तुम ये लड़की मेरे हवाले कर दो। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गई। मैंने फौरन अपने भाई की जानिब देखा था ताकि उसे पेशकश कबूल न करने का इशारा करूं, मगर मेरा भाई मेरी जानिब मुतवज्जा कब था? वो तो मेरे दूसरे भाई की जानिब मुतवज्जा था। इससे पहले कि मेरे भाइयों को सोचने समझने का मौका मिलता, उस औरत ने फौरन ही पैसों से भरा बैग निकालकर मेरे भाई के हवाले कर दिया तो वो खुश हो गया। उसमें यकीनन काफी बड़ी रकम थी और रात के इस पहर उस औरत के पास इतनी बड़ी रकम का होना कदरे अजीब था। भाई ने मुझे गाड़ी में बैठने का इशारा किया। मैं नहीं जाऊंगी भाई, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने हैरानी से पूछा था। इसमें कोई हर्ज नहीं, तू गाड़ी में बैठ जा। भाई ने उसे इसी जगह रोजाना 5 लाख की रकम पहुंचाने का कहा तो उसने वादा किया और गाड़ी चला दी। मैं अपने भाइयों की बेगैरती पर हैरान थी। वो मुझे इतनी आसानी से किसी भी औरत के हवाले कैसे कर सकते थे जिसके बारे में कुछ भी न जानते थे। वो औरत तमाम रास्ते खामोशी रही थी। मैंने भी खामोशी में ही आफियत जानी। मैं अपने भाइयों के कठोरपन पर जल घुट रही थी। वो औरत तमाम रास्ते खामोश रही, मगर वो गाड़ी चलाते हुए एक नजर मुझ पर डाल लेती। मैं भी चुपचाप उसके साथ खौफजदा सी बैठी रही। मैं आने वाले वक्त का सोचकर परेशान थी कि न जाने वो मुझे ले जाकर मेरे साथ क्या सलूक करती। मुझे कुछ समझ न आ रहा था कि उसने मेरे भाइयों को इतने पैसे क्यों कर देती है और हर रोज रकम देने का वादा भी किया। परेशानी से मेरा बुरा हाल था, मगर सफर खत्म होने का नाम ही न ले रहा था। दिल में मैं अपने लिए दुआएं मांग रही थी कि अब मेरा रब ही मुझे बचा सकता था। न जाने ये औरत मुझसे क्या काम करवाने वाली थी जो मेरे अवज इतने पैसे देने को तैयार हो गई थी। इतनी रकम तो हम पूरे महीने में भी ना कमा पाते थे जितनी उसने मेरे भाइयों को एक दिन में दी थी। उसने गाड़ी एक बड़ी सी इमारत के सामने रोक दी और मुझे लिए अंदर दाखिल हुई। जो ही दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि ये एक सख्त खाना था। मेरी जान निकलने लगी जब वो मुझे लिए अंदर की तरफ बढ़ी और एक बर्फ की बड़ी सिल के पास रखा एक बड़ा लकड़ी का डब्बा खोला। मैं ये देखकर सकते में आ गई कि उस लकड़ी के ताबूत में
मेरी दाश पड़ी थी। मैं आंखें फाड़े अपने आप को तक रही थी। वो ये कैसे मुमकिन था? मैं बोलने के काबिल आ रही। मैंने सकते के आलम में हैरान होती उस औरत की जानिब देखा। ये कौन है? मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा। ये तो बिल्कुल मेरे जैसी है। उसने कोई जवाब न दिया। हाथ दोबारा से उसके चेहरे को चादर से छाप कर मेरा हाथ पकड़कर बाहर ले आई। मेरा जिस्म कांप रहा था। मेरी टांगी मेरा साथ देने की काबिल न थी। मैं उसके साथ घिसती चली आ रही थी। उसने गाड़ी का दरवाजा खोलकर मुझे गाड़ी में बिठाया और गाड़ी चलाती। मैं उस लड़की का चेहरा न भूल पा रही थी जो आंखें बंद किए सुकून से लेटी थी। वो यकीनन जिंदा न थी, मगर वो कौन थी? उसका चेहरा हूबहू मेरे ही जैसा था। अब की बार वो औरत मुझे एक घर में ले आई थी। ये घर काफी बड़ा था, मगर ये घर कुछ अजीब सा था। इसके चारों तरफ दरवाजे ही दरवाजे थे जो सबके सब बंद थे। मैं हैरान होते हुए उसके साथ चली आ रही थी। तुम्हारा नाम क्या है? उसने मुझसे पूछा तो मैंने उसे फौरन अपना नाम बता दिया। उसने मुझे सोफे पर बैठने का इशारा किया। तुम्हारा नाम अंबर नहीं बल्कि गजल है। वो बोली तो मैं हैरान रह गई। ये आप क्या कह रही हैं? मैं अंबर ही हूं। मैंने उसे यकीन दिलाने की कोशिश की, मगर उसने मेरी बात का कोई जवाब न दिया। तुम्हें मालूम है जो लड़की सख्त खाने में मुर्दा हालत में पड़ी है वो कौन है? उसने मुझसे पूछा तो मैंने नफी में सर हिला दिया। मुझे कैसे मालूम हो सकता है कि वो कौन है? मगर उसकी शक्ल बिल्कुल मेरी जैसी है, क्योंकि वो तुम्हारी जुड़वा बहन है। अब की बार उसने इंकशाफ किया। मैं हैरत से मुंह फाड़े उसको देख रही थी। क्या मतलब? मेरी तो कोई जुड़वा बहन ही नहीं है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूं। मैंने उसको यकीन दिलाया। ऐसा नहीं है। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। वो फौरन अलमारी खोलकर कुछ तस्वीरें निकाल कर ले आई। ये देखो, ये तुम्हारे बचपन की तस्वीरें हैं। उसने चंद एक तस्वीरें मेरे हाथ में पकड़ाई, जिसमें एक जैसी बच्चियां एक जैसी फ्रॉक पहने अपने माँ बाप के साथ खड़ी थी। ये जो तुम तस्वीर में देख रही हो ये तुम्हारे माँ बाप थे। उसने बताया तो मैंने हैरानी से उसे देखा। मैंने अपने माँ बाप को तस्वीरों में देख रखा था, जो कि इनसे बिल्कुल मुख्तलिफ थे। ये सब क्या हो रहा था मुझे कुछ समझ न आ रही थी। अब के मैंने तजस्सुस भरे लहजे में पूछा तो वो बोली, मैं तुम्हारी बड़ी बहन, ये देखो, ये मैं हूं। उसने एक तस्वीर की तरफ इशारा करके मुझे बताया, जिसमें दो एक जैसी बच्चियों से कुछ बड़ी लड़की खड़ी दिखाई थी। मेरा नाम सुरैया है। हम तीन ही बहनें थी। हमारे अब्बा महकमा पुलिस में काम करते थे। वो एक ईमानदार ऑफिसर थे। उनका काम मुजरिमों को गिरफ्तार करवाना और उनको सख्त से सख्त सजा दिलवाना था। वो किसी भी मुजरिम को किसी भी कीमत पर न बख्शते। बहुत से लोग उनको रिश्वत देने की कोशिश करते ताकि उनके जराइम पर पर्दा पड़ा रहे, मगर अब्बा ने कभी किसी से रिश्वत न ली थी और अपनी ईमानदारी को हमेशा कायम रखा था। इसी बिना पर अब्बा के बहुत से दुश्मन थे जो उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते, मगर अब्बा ने दुश्मन बनाना तो पसंद किया, लेकिन कभी किसी से रिश्वत खाना पसंद नहीं किया। तुम दोनों अभी बहुत छोटी थी कि एक बार कुछ लोगों ने हमारे घर पर हमला कर दिया और उन्होंने अब्बा को गोली मार दी। इत्तेफाक से उस वक्त मैं और अम्मा घर पर न थी। डाकू का गुस्सा अब्बा को गोली मारकर भी कम न हुआ और वो चाहते हुए तुम्हें अपने साथ उठाकर ले गए, जबकि तुम्हारी जुड़वा बहन कंवल डर के मारे बिस्तर के नीचे छुप गई थी। वो शायद उनको दिखाई न दी थी। अम्मा और मैं वापस लौटे तो घर का मंजर देखकर हैरान रह गए। अब्बा की मौत और तुम्हारे अगवा हो जाने से अम्मा को बहुत गहरा सदमा पहुंचा। मैं उस वक्त इतनी बड़ी थी कि तमाम सूरत हाल समझ सकती, मगर कमर वो बहुत छोटी थी। उसे अंदाजा न था कि हमारे ऊपर क्या कयामत बीत गई थी। एक दिन में ही हमारी दुनिया अंधेर हो गई। अब्बा का साया सर से उठ गया। वो दुश्मनों की गोली का शिकार हो गए। हमारी बहन हमसे बिछड़ गई। हमारे रिश्तेदारों ने अम्मा का बहुत साथ दिया और तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर मुजरिमों को सुराग तक न मिल सका। मामू अम्मा को अपने साथ अपने शहर ले गए और हमने एक नई जिंदगी शुरू की। कमल के सामने हमने अब्बा की हादसाती मौत और तुम्हारी गुमशुदगी का जिक्र न किया, क्योंकि अम्मा और मैं नहीं चाहते थे कि उसके नन्हे जहन पर कोई दबाव पड़े। अब्बा की तरह मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि मैं भी पुलिस में जाऊं और मुजरिमों का मुकाबला करूं, खास तौर पर उन लोगों से जरूर बदला दूं जो अब्बा की मौत के जिम्मेदार थे। लिहाजा मैंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके पुलिस की नौकरी में शमूलियत इख्तियार कर ली, जबकि मेरी छोटी बहन कमल को भी मुझे देखकर शौक पैदा हुआ और वो एक खुफिया एजेंट बन गई। वो मुजरिमों को सुराग लगाने में मेरी मदद करती और हमारी पूरी टीम छापा मारकर मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया करती। एक रात एक मिशन के दौरान उसने रात के अंधेरे में तुम्हें सड़क पर खड़े देखा। वो अपने जैसी लड़की को देखकर चौंक गई, मगर वो चूंकि एक मिशन पर थी, लिहाजा उसके पास इतना वक्त न था कि वो तुम्हारी तरफ तवज्जो देती। उसने अपना मिशन जारी रखा
एक दिन उसने बातों ही बातों में जिक्र किया कि उसने बिल्कुल अपने जैसी लड़की देखी थी, तो मैं चौंक गई। मैंने उसे बताया कि उसकी एक जुड़वा बहन थी जिसको बचपन में अगवा कर लिया गया था। मुझे लगा था कि डाकुओं ने तुम्हें कहीं मारकर फेंक दिया होगा, मगर कंवल की बात सुनकर मेरी उम्मीद जागी और मैं तुम्हारी तलाश में निकल खड़ी हुई। मगर मुझे तुम दोबारा उस इलाके में कभी दिखाई न दी जिसके बारे में कंवल ने बताया था। मैं दिन रात तुम्हारी तलाश में रहती थी, मगर मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी मालूम न हुआ। फिर आखिर कंवल ने तुम्हारा सुराग लगा लिया। उसने कुछ अरसे तुम्हारी जासूसी की। उसने मुझे तुम्हारे बारे में जो बताया वो सुनकर मैं चौंक गई। तुम अपने भाइयों के साथ रहा करते और रात को तुम सब मिलकर वार्तालाप किया करते। वो लड़के यकीनन उसी मुजरिम के बच्चे थे जिसने बाबा को मार डाला था। मैंने उसके बारे में भी पता लगवा लिया। वो काफी अरसा पहले ही पुलिस मुकाबले में मारा गया था। मैं पुलिस ऑफिसर थी। मैं तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को आसानी से गिरफ्तार कर सकती थी। मैंने सोच रखा था कि मैं तुम्हें गिरफ्तार करके तुम्हें तुम्हारे जुर्मों की सजा दिलवाऊंगी और उसके बाद तुम्हें घर लाऊंगी। मगर कमल की अचानक मौत से मैं बहुत ज्यादा टूट गई। वो एक मिशन पर थी। उसने अपना मिशन कामयाबी से मुकम्मल किया और बहुत से खतरनाक मुजरिमों को पकड़वा दिया। मगर मुजरिमों के कुछ साथी पुलिस की गिरफ्त से बच गए, जिन्होंने बदला लेने की खातिर कमल को मार डाला। मैं कमल की लाश देखकर बेहद परेशान थी। मैं उसको अपने आबाई गांव ले जाकर दफनाना चाहती हूँ, जहां अम्मा और अब्बा की कब्रें हैं। इसीलिए उसकी लाश अभी फिलहाल सख्त खाने में रखी गई है। मैंने अपने मंसूबे को बदल दिया और तुम्हें उन लड़कों समेत गिरफ्तार करवाने के बजाय अपने साथ ले आई और अब उन लड़कों को गिरफ्तार करवाकर उनको उनके अंजाम तक पहुंचाऊंगी। उनको उनके गुनाह की सजा दिलवाऊंगी। मैं अब्बा की तरह ईमानदारी से काम तो लेना चाहती थी, मगर यहां पर मेरी गर्ज आ गई। मैं इस कदर टूट चुकी हूं कि मुझे अपने आप को दोबारा से जिंदगी की तरफ लौटने के लिए तुम्हारे साथ की जरूरत है। तुम, अब्बा और फिर अम्मा के बाद कमल ही मेरे जीने का सहारा थी। अब कमल भी मेरे पास नहीं तो कम से कम तुम तो मेरे पास रहोगी। मेरे दिल को तसल्ली रहेगी और मुझे ये लगेगा कि मेरे पास कमल मौजूद है। वैसे भी इस चोरी चकारी में तुम्हारा कसूर नहीं। तुमने तो वही किया जो तुम्हें कहा गया। मैं समझती हूं कि तुम्हारे पास उनकी बात मानने के सिवा और कोई रास्ता भी ना होगा। अगर तुम हमें पहले मिल जाती तो अम्मा भी तुमसे मिल लेती। अब्बा की मौत के बाद अम्मा बिल्कुल ही कमजोर हो गई थी। उन्होंने जिंदगी की तरफ से रुख फेर लिया था और कमल उनको जिंदगी की तरफ लाने में अहम किरदार अदा करती। मगर आखिर कब तक? वक्त के साथ साथ बहुत सी बीमारियों ने उनको घेर लिया था और अभी कुछ अर्सा पहले ही उनका इंतकाल हुआ। काश तुम हमें अम्मा की जिंदगी में मिल जाती तो एक बार अम्मा तुम्हें सीने से लगाकर अपनी हसरत पूरी कर लेती। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो अपनी दूसरी बेटी को भी पा सके और उसके हाथ और मुंह चूम सके। सुरैया अपनी आंखों में आए आंसू पहुंचकर चुप हो गई। अपनी दुख भरी कहानी सुनकर मेरी आंखों से भी आंसू बह निकले। मेरे भाई मेरे सगे भाई न थे। वो किसी मुजरिम के बच्चे थे जिन्होंने मुझे माले गनीमत की तरह इस्तेमाल किया था और यहां तक के पैसों के लालच में बेच भी दिया था। कभी वो हमेशा ही मेरे साथ इतने बेहिस और खुदगर्ज हुआ करते थे। वो सब जानते थे कि मैं उनके बाप के दुश्मन की बेटी हूं। कभी दो छोटे भाई मुझसे नाला रहते। वो बाकी भाइयों से मुतालबा करते होंगे कि मुझे जान से मार डाले, मगर बाकी भाई मुझे इसलिए कोई नुकसान न पहुंचा सके क्योंकि मैं शिकार पकड़ने के लिए एक अच्छा जरिया थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब सच जानकर मैं खुश हूं या फिर उदास। अम्मा, अब्बा और जुड़वा बहन तो न रही थी, बस एक बड़ी बहन मेरी थी। जबकि सारी जिंदगी जिनके साथ गुजारी वो कभी मेरे कुछ लगते ही ना थे। सुरैया ने जल्द ही मेरे भाइयों को गिरफ्तार करके उन सब से सच उगलवा लिया था। वो अपने किए की सजा पा चुके थे। न जाने उन्हें कितने सालों के लिए जेल भेज दिया गया, जबकि उनकी सारी चीजें और पैसे भी जब्त कर दिए गए। मैं ये जानकर बेहद शर्मिंदा थी कि मैं एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की बेटी थी, जबकि मेरी सारी जिंदगी जुर्म करते ही गुजरी थी। मैंने सच्चे दिल से अपने गुनाहों से तौबा कर ली थी और कंवल की तरह एक खुफिया एजेंट बनकर पुलिस वालों की मदद करने और मुजरिमों को गिरफ्तार करवाने का अहद किया था। मैंने सुरैया को अली के बारे में सब कुछ बता दिया था। सुरैया ने अली के घर वालों से बात करके मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। मैं अपनी खुशकिस्मती पर नाज़ा थी। मुझे उम्मीद थी कि अली जल्द ही मेरे सारे दुख समेट लेगा